इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था मिनी रत्न कंपनी के बारे में, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 कंपनी। तो मिनी रत्न 1 में जो 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो तथा नेटवर्थ जो है उसका धनात्मक अगर रहा हो तो उस कंपनी को बोला गया मिनी रत्न 1 में रखा जाएगा, और ये मैक्सिमम 500 करोड़ रुपया तक खर्च कर सकती है। और सिमिलरली मिनी रत्न 2 जो है वो अपना जो मूल्य है कंपनी का शुद्ध मूल्य उससे 50% या 150 करोड़ इसमें से जो कम हो वहाँ तक खर्च कर सकती है। अब आगे देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है मुंबई में। लघु उद्योग विकास संगठन या फिर सीडो, इसकी स्थापना हुई साल 1954 में। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी की स्थापना होती है 1955 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ने अपना कार्य करना शुरू किया साल 1990 से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को। भारतीय दिवाला एवं और शोधन अक्षमता बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 2016 को। विदेश व्यापार होता है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट है आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना होती है साल 1945 में। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आयात निर्यात के लिए भारत में शिखर संस्था है निर्यात आयात बैंक या फिर एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये आयात निर्यात के लिए भारत में शिखर संस्था है। किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ 1 वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन जो होता है उसको बोला जाता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन खाते का भाग होता है 2। पहला तो चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। चालू खाते में सम्मिलित होता है आयात निर्यात, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार इत्यादि। आयात निर्यात, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार और इत्यादि, ये सब जो है शामिल होगा चालू खाते में। और पूंजी खाते में सम्मिलित होता है पूंजीगत लेन देन और सोने का हस्तांतरण। चालू खाते में घाटा कहलाता है जब भुगतान संतुलन के चालू खाते में विदेश से कुल प्राप्तियों पर विदेश के लिए कुल देयताओं से अधिक हो, उस कंडीशन में चालू खाते में घाटा कहा जाएगा। नेक्स्ट है एंगल का सिद्धांत कहता है आय बढ़ने पर खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत जो है वो कम हो जाता है, यानी लग्जरी लाइफ उसके बाद स्टार्ट होता है। एंगल का सिद्धांत यही कहता है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जितना आपका एक्सपेंडिचर है जो जनरल जो खाने पीने की चीज़ों पर है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे आपका इनकम जो है वो इंक्रीज होगा और दूसरी चीज़ों पर खर्च जो है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। ये है एंगल का सिद्धांत। ग्रासम का नियम संबंधित है मुद्रा के चलन से। इसमें यह कहा गया कि खराब मुद्रा जो है वो बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये है ग्रासम का सिद्धांत। उत्पत्ति ह्रास का नियम संबंधित है वस्तुओं के उत्पादन से। उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर अगर रख दिया जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन जो है वो घटता चला जाता है। ये है उत्पत्ति ह्रास का नियम। बीमार अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए सरकार राजकोषीय नीति का सहारा लेकर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि ले। ये कहा गया बीमार अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में सरकार जो है वो राजकोषीय नीति का सहारा लेकर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेगा। उस कंडीशन में बीमार अर्थव्यवस्था से बाहर निकला जा सकता है। रोजगार सिद्धांत संबंधित है कीन्स से। लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया कीन्स ने। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया फिशर के द्वारा, और इसमें यह कहा गया कि यदि अन्य चीज़ें स्थिर रहे तो जैसे जैसे मुद्रा संचालन की मात्रा बढ़ती है कीमत स्तर पर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ोतरी होती है तथा मुद्रा का मूल्य भी घटता जाता है। ये कहा था फिशर ने। और यह है नकदी लेन देन का सिद्धांत। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल उत्पादन जो है वो मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन में सीमांत उत्पादन शून्य।
उत्पादन करने के लिए दोनों साधन श्रम और पूंजी दोनों का होना आवश्यक है, यह कहा था कॉब और डगलस ने। प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाती है मांग। निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं को बोला जाता है निम्न कोटि की वस्तुएं। मूल्य बढ़ने पर मांग जो है वो घटती है। मांग का नियम नहीं लागू होता है गिफिन की वस्तुओं पर। मांग की लोच अनुपात है। मांग में आनुपातिक परिवर्तन का मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन से। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार। पूरक वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार। यदि समाज में धन का वितरण असमान होगा तो मांग की लोच होगी जो वो होगी बेलोच। जब कीमत स्तर में वृद्धि हो और मुद्रा का मूल्य गिरता है तो उसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, इसके बाद देनदार को हानि होती है मुद्रास्फीति में, और जो ऋण लेता है उसको हमेशा फायदा होगा इन्फ्लेशन के टाइम में। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक पर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है तो उसको बोला जाएगा मुद्रा संकुचन या फिर मुद्रा अपस्फीति। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये डिफ्लेशन का कंडीशन है। जब जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है तो उसको बोला जाएगा मुद्रा संस्फीति। मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि किया जाएगा जानबूझकर, और इसके द्वारा जो है वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि का प्रयास किया गया तो इसको बोला जाएगा मुद्रा संस्फीति। अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है मुद्रा संस्फीति। मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किया जाता है मुद्रा अपस्फीति। जब अर्थव्यवस्था में एक ओर कीमत बढ़ती है और दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न कर देती है तो ये कंडीशन कहलाता है गतिहीन स्थिति या फिर निस्पंद स्थिति। लॉरेंस वक्र बताता है आय के वितरण में व्याप्त असमता या फिर विषमता, असमानता या फिर विषमता। लॉरेंस वक्र बताएगा आय के वितरण, जो इनइक्वालिटी है इनकम में, वो बताएगा आपको लॉरेंस वक्र। गिनी गुणांक बतलाता है आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता। कुर्जनेट वक्र जो है, ये जो कर्व है कुर्जनेट कर्व जो है वो बताएगा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में जो है आय की जो वृद्धि होगी उसके साथ जो इनइक्वालिटी है वो विषमता जो है वो कम होने लगेगी। यानी ये बनता है यू आकार का कर्व। और इसमें ये बताया गया कि पहले जो है कोऑर्डिनेट्स ये वक्र के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होगा तो पहले विषमता जो है वो बढ़ेगा, एक समय पर जाकर के वो सैचुरेट होगा और उसके बाद जो विषमता है वो कम होता चला जाएगा। ये बताया गया कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। फिलिप्स वक्र पर दर्शाया जाता है अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम के संबंध को। फिलिप्स कर्व अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रा इन्फ्लेशन इसको रिलेट करता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये बताता है फिलिप्स का कर्व। बेरोजगारी दर कम होगा तो मजदूरी दर अधिक होगा, ये बताया गया फिलिप्स के वक्र के आधार पे। लॉफर वक्र बताता है यदि कर रोपण की दर को कम कर दिया जाता है तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन एक सीमा के बाद अगर यह बढ़ाया जाएगा तो करागत राजस्व में कमी भी आएगी। ये लॉफर का वक्र बताता है। मुद्रास्फीति और ब्याज दर के बीच संबंध को दर्शाता है फिशर का प्रभाव, और इसके अनुसार किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर तथा ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति की दर की कुल योग के बराबर होती है। ये बताया मुद्रास्फीति और ब्याज दर के बीच संबंध किसके द्वारा, फिशर के प्रभाव को ये इंडिकेट करता है, जिसमें इसको अगर फॉर्मूला में देखें तो R = R+F, जहाँ पे R है आपका कैपिटल R सांकेतिक ब्याज दर और स्मॉल r है वास्तविक ब्याज दर, साथ ही साथ f जो है यहाँ पे वार्षिक मुद्रास्फीति दर है। तो r यानी सांकेतिक ब्याज दर जो है वो वास्तविक ब्याज दर और वार्षिक मुद्रास्फीति दर के बराबर होगा योग के। शेयर बाजार के बाहर होने वाली सभी व्यापार को कहा जाता है कर्व डीलिंग। शेयर बाजार के बाहर जो भी व्यापार होगा उसको बोला गया कर्व डीलिंग। नेक्स्ट है संस्था या सरकार के एक वर्ष के अनुमानित आय व्यय का लेखा कहलाता है बजट। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है उसको बोला जाता है तेजरिया, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है तो वो कराता है मदड़िया। यानी तेजड़िया और मदड़िया, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है उसको तेजड़िया बोला गया, और जो ये उम्मीद करके पहले बेचेगा कि बाद में इस वस्तु का जो कीमत है वो कम होगा तो इसको बोला जाएगा मदड़िया। नेक्स्ट इसके बाद शेयर और डिवेंचर्स के द्वारा पूंजी जुटाने तथा अल्प समय के लिए लिया गया बैंक से ऋण कहलाता है ब्रिज लोन। जब मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन। मुद्रा की कमी के कारण कीमत गिर जाने और बेरोजगारी के बढ़ने की अवस्था को कहा जाता है मुद्रा संकुचन।
24 कैरेट सोने को कहा जाता है प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड प्राइमरी गोल्ड। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो स्थिति उत्पन्न होती है रिसेशन की, यानी मंदी की, और इस कंडीशन में लोगों की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है, वस्तुओं का बिकना जो है वो कम हो जाता है, उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और बेरोजगारी जो है इस कंडीशन में बढ़ जाएगी। तो रिसेशन के कंडीशन में क्रय शक्ति जो है, परचेजिंग पावर जो है वो कम होगा, वस्तुओं का बिकना कम हो जाएगा, चूँकि लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं, उद्योगों को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जब कुछ बिकेगा ही नहीं तो उद्योग जो है वो फालतू में तो चलेगा नहीं, तो इस कंडीशन में उद्योगों को बंद किया जाएगा इस समय, और बेरोजगारी इस समय, उद्योग ही बंद हो जाएगा तो बेरोजगारी जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसको बोला जाएगा स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति भी है, मुद्रास्फीति भी है और मंदी भी आ जाए, इस समय रिसेशन भी आ जाए तो इस कंडीशन को बोला जाएगा मुद्रास्फीति के साथ साथ अगर स्टैगफ्लेशन, ये मुद्रास्फीति के साथ साथ अगर रिसेशन यानी मंदी आता है तो उसको बोला जाएगा स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है, इसके बाद किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है टैरिफ। जब मुद्रास्फीति की दर घटती है तो उसे कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति या फिर विस्फीति। बिग पुश थ्योरी दिया था आर रॉडन ने। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य था महाराष्ट्र। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है साख मुद्रा को। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को कहा जाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। किसी देश में आर्थिक समृद्धि होगी यदि पूंजी निर्माण होगा, उस कंडीशन में वहाँ पे आर्थिक समृद्धि होगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है मुद्रा प्रचलन के कम होने से। अल्पकालीन वित्त मांग मुद्रा का उपयोग किया जाता है बैंकों के बीच लेन देन के लिए। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति करता है भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है बैंकिंग लोकपाल। तो यहाँ खत्म हुआ हम लोग का इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।